हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BS ऑल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 3.3 का थियरी करेंगे। प्रॉब्लम 3.3 का थियरी करने के बाद अगर समय बचेगा तो हम लोग इसका प्रॉब्लम भी करेंगे जितना हो सकेगा। लेट्स कंटिन्यू। प्रॉब्लम 3.3 इंट्रो। तो देखो, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं इस थियरी में, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानने वाले हैं। ध्यान से सुनना, समझना उसको। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट इज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इन 3D परफॉर्म्ड बिटवीन टू वेक्टर ऑफ डिफरेंट नेचर और काइंड्स। यानी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्म है। जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट सीखा था, वो भी एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म था, तो ये भी एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है। ये आपका फ्रेंड्स कंफर्म है कि 3D में ही होता है। ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ 3D में ही परफॉर्म किया जाता है। और इसका जो नेचर होता है, ये नेचर और जो इसके काइंड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के, जब आपको वेक्टर का प्रोडक्ट निकालने होते हैं तो उन सब का वेक्टर का प्रोडक्ट होगा जिनका नेचर डिफरेंट होगा, जिनका काइंड डिफरेंट होगा, अलग होगा। जैसे देखो एग्जांपल बताते हैं कि सपोज़ करो आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो देखो फोर्स भी दूसरे, फोर्स अपना नेचर का है, डिस्प्लेसमेंट अपने नेचर का है, और वर्क अपने नेचर का है। तीनों डिफरेंट नेचर के हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर है। लेकिन वेक्टर का प्रोडक्ट तो यहाँ पे हो रहा है। तो जब भी वेक्टर का प्रोडक्ट होता है तो तभी होगा जब उनका नेचर डिफरेंट होगा, जब उनका नेचर अलग होगा। तो यहाँ पे भी वेक्टर का जो है प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसके कारण इसका भी नेचर और काइंड जो होगा डिफरेंट होगा। अब आगे समझते हैं। व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर, जब दो वेक्टर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। देन द रिजल्टेड वेक्टर इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट। तो उस टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब जो वेक्टर का प्रोडक्ट हुआ उसका हम नाम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो आगे समझते हैं। इन वेक्टर प्रोडक्ट सिंबल क्रॉस, ये जो है ना काटा हुआ रहता है, देखोगे बहुत सारा, हॉस्पिटल में भी देखे होगे फ्रेंड्स। हॉस्पिटल में तो प्लस जैसा रहता है, ऐसा रहता है प्लस में, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे तिरछा करोगे ना तो ऐसा दिखेगा आपको क्रॉस जैसा। ओके, तो ये जो है ना ऐसे काटा हुआ, इसको क्रॉस पढ़ते हैं। इसको आप जो है मल्टीप्लिकेशन में पढ़ना, क्रॉस पढ़ना है इसको। सिंबल क्रॉस इज यूज फॉर द प्रोडक्ट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसमें इस सिंबल का यूज होता है। तो इस सिंबल का यूज होता है यानी जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, जैसे ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है एक वेक्टर आ रहा है। सपोज करो सी, जो कि सी जो आ रहा है वेक्टर, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जब ए एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो एक वेक्टर सी आ रहा है। तो समझ जाओ फ्रेंड्स, उसके बीच जो लाइन लगेगा ये वाला लगेगा सिंबल, ये, ठीक है। और ये सिंबल लग गया तो इसको हम पढ़ेंगे क्रॉस। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, तो क्रॉस उसी में जो होता है जब रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसके कारण, इस क्रॉस का यूज होने के कारण इस वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जो इस टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वेक्टर का, उसमें ये क्रॉस यूज होने के कारण इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट पड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पड़ा है, क्योंकि रिजल्टेंट जो आ रहा है दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर ही आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस इसलिए क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में इस क्रॉस साइन का यूज किया जाता है, इस क्रॉस सिंबल का यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, एक और मेरे पास कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो नेक्स्ट
आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द टू गिवन वेक्टर आर कंटेन्ड। तो ये बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद दो वेक्टरों का जो रिजल्टेंट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें दोनों वेक्टर लाई करेंगे। सपोज करो कि ए आपका वेक्टर है, ठीक है, और एक बी आपका वेक्टर है। सपोज करो ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, ओके, ये सपोज करो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो जो इन लोगों का क्रॉस जो आएगा ए क्रॉस बी जो आएगा फ्रेंड्स, वो इनके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इनसे जस्ट 90 डिग्री का एंगल पे वो होगा। ये कहना चाहता है ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इनसे 90 डिग्री पे होगा। अभी एग्जांपल से आप क्लियरली समझ जाओगे। लेट ए एंड बी टू वेक्टर, मान लेते हैं ए और बी दो वेक्टर्स हैं। देन क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन एज, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस पढ़ना है, ठीक है, बीच वाला जो ये साइन है इससे इसको ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू ये जो है एन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, एन पे कैप लगा है तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, वो डायरेक्शन बताता है वेक्टर का। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बोला कि जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा। तो ए क्रॉस बी को ऐसे डिफाइन किया गया है, ये छोटा वाला ये है जो कि ए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, छोटा वाला बी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और जो थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल है। तो ये जो एरिया है फ्रेंड्स, ये जो एरिया है इसका जो रिजल्टेंट आएगा एक नंबर आएगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, और जो एन है, एन पे कैप जो लगा है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। और किसी वेक्टर को तभी डिफाइन किया जाता है जब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। तो देखो ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा। तो इससे भी यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिख रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट एक वेक्टर ही आ रहा है। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में क्वेश्चन उठा कि यहाँ पे साइन क्यों यूज़ किया गया है, साइन थीटा क्यों, कॉस थीटा क्यों नहीं। कॉस थीटा तो ए डॉट बी में यूज़ किया गया था, डॉट प्रोडक्ट जब हम कर रहे थे ए डॉट बी, इस समय तो इसका जो यहाँ पे डिफाइन किया गया था ए बी कॉस थीटा डिफाइन किया गया था ए डॉट बी। तो यहाँ पे साइन फिर क्यों एलोक कर दिया, क्या मतलब है साइन का। तो देखो फ्रेंड्स, जो आपका कॉस होता है ना, कॉस जो फंक्शन होता है वो आपका इवेंट फंक्शन होता है। इवेंट फंक्शन कहने का मतलब है कि उसमें आप माइनस थीटा करोगे, कॉस माइनस थीटा करोगे तो उसका रिजल्टेंट फिर आएगा कॉस थीटा, वो माइनस को प्लस कर देता है, ठीक है, इसलिए उसको इवेंट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन साइन जो है ना ऑड फंक्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी जब ए को बी से डॉट करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, यानी सिर्फ एक नंबर आएगा। तो नंबर मतलब एक मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत है क्योंकि जो रिजल्टेंट आ रहा है एक वेक्टर आ रहा है। तो जब रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है तो भैया हमें डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो डायरेक्शन तभी मिलेगा ना जब हमें ये भी पता चलेगा कि वो उल्टा है कि सीधा है, उस पर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तभी तो हमें पता चलेगा। तो इसके कारण यहाँ पे साइन को लिया गया है। साइन एक ऑड फंक्शन है, इसमें माइनस, जब इसमें साइन माइनस थीटा होता है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे साइन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इसको देख लो, डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसके बीच एंगल थीटा है। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, अगर ए क्रॉस बी डाल रहे हो, मतलब ए से बी जा रहे हो, ठीक है, ए से बी जा रहे हो, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की ओर, ए क्रॉस बी, ओके। अगर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हो तो ये नीचे की ओर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बी क्रॉस ए को आप माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हो, ओके, क्योंकि ये माइनस ए क्रॉस बी इसलिए क्योंकि इसके अपोज डायरेक्शन में है, ये ऊपर है तो नीचे है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन है उसको समझो। देखो थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, ठीक है। और जो एन है,
एन एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। तो एन यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन बताता है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो है ये डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर एन, परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी वेक्टर के। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये। ओके, नीचे भी आपका एन ही है, ठीक है, एन ही है, बस ये अपोज डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली, ये समझ गए तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, फिजिक्स में भी सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल उसमें भी हेल्प करेगा। ए बी और एन पे कैप यानी यूनिट वेक्टर ए बी कैप फॉर्मिंग ए राइट हैंडेड सिस्टम। ये तीनों मिलके राइट सिस्टम बनाते हैं। आप बोलोगे कि राइट हैंडेड सिस्टम से क्या, ये क्या चीज़ है भैया। तो फ्रेंड्स राइट हैंडेड सिस्टम से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब दो वेक्टर को जब क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एज ए वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसका डायरेक्शन पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है राइट हैंडेड सिस्टम का। तो आप फ्रेंड्स बोलोगे कैसे, तो देखो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, सपोज करो ए वेक्टर ये और ए बी वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस निकालना है। तो जो क्रॉस आएगा यानी जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस दिशा में होगा। तो ये सपोज करो आगे की ओर, इसको प्रैक्टिकली समझो। देखो ये रेड वाला जो है मेरा ए वेक्टर है और जो ब्लैक वाला है मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, कुछ इस तरह से अलाइन है। अब हमें दोनों का क्रॉस निकालना है। तो ए क्रॉस बी मैंने बोला है, मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब ए से बी जाना है। तो देखो ए से बी जाएंगे, ये ए वेक्टर है रेड वाला और ब्लैक वाला बी वेक्टर है। तो ए से बी जाना है तो इसको ऐसे घसकाना पड़ेगा, ठीक है, ये बी तक जाएगा ना इसे, तब तो होगा ए क्रॉस बी ये। अब बोलोगे कि पीछे से क्यों नहीं जाएगा, ऐसा भी तो जा सकता है वो। नहीं ऐसे नहीं जाना, ऐसे लेंदी पड़ जाएगा यार, ऐसे देखो ज़्यादा घूमना पड़ेगा हमें, ऐसे ज़्यादा घूमना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं, हमें कम से कम घूमना है। तो देख लेना, जब आपको कम से कम घूमना पड़े उसी डायरेक्शन को फॉलो करना। तो रेड वाला क्या करेगा, ब्लैक वाले तक जाने के लिए कम से कम डिस्टेंस फॉलो करेगा, तो इसके लिए वो यही वाला रास्ता अपनाएगा, ठीक है, पीछे वाला नहीं, ये वाला रास्ता अपनाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस यही है। तो ए से बी जब जाएगा वो, तो इसको आप देखो राइट हैंड से कैसे दिखाओगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको अपना राइट हैंड निकालना है, और निकालने के बाद जहाँ से शुरू करना है, जैसे ए क्रॉस बी है मतलब ए से बी जाना है, तो जो आपका जो स्टार्टिंग रहेगा ना उसके ऊपर उंगली रख देना है ऐसे, ठीक है। देखो मैंने रख दी, आपको दिख रहा होगा ऐसे ए पे, जैसे ए से बी जाना है तो ए पे मैंने रख दी। अब बी जाना है तो बी ऐसे है ना, इधर है ना फ्रेंड्स, इधर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, इसको ऐसे, देखो बी की ओर जा रहा है। तो जब ए से बी की ओर जा रहा है फ्रेंड्स, तो जो अंगूठा है मेरा नीचे की ओर जा रहा है, नीचे, ठीक है, इस पेज की ओर जा रहा है, पेज के अंदर की ओर। देखो ए पे रख दिया मैंने, ए पे रखने के बाद ऐसा मैं घुमा रहा हूँ, बी की ओर जा रहा हूँ, उंगलियाँ जो है मेरी बी की ओर जा रही है। तो नीचे हमारा अंगूठा आ रहा है, तो इस तरह से, तो नीचे होगा हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और क्लियर होगा। अब इस वाले डायग्राम को देखो, ए से बी निकाल, फिर से ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब ए से बी जाना है। तो क्या करोगे इसमें बताओ, फिर से मैंने बोला कि उंगली रख दो। अब ऐसे उंगली रखोगे, अब इस कंडीशन में ऐसे उंगली रखोगे तो इधर जाना पड़ेगा, इधर तो नहीं जाओगे, समझ में आ रहा, इधर तो जाओगे नहीं ना। अब ऐसे उल्टा हाथ घुमा नहीं सकते, उल्टा हाथ घुमाओगे तो पूरा ए से घूम जाएगा, ये राउंड मारेगा ही नहीं, हाथ घूमेगा घूमेगा, पॉसिबल नहीं। तो इसके कारण ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से रखो, उंगली रख दिया, ए पे ही रख दिया, मतलब जहाँ से शुरू करना है ना उस पर रख दो ऐसे। अब क्या करो, ऐसे बी की ओर जाओगे, इससे बी जाना है ना, ए क्रॉस बी है इसलिए इससे बी जाना है, ऐसा करोगे तो बी की ओर आ गए। ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है, मोबाइल की कैमरा की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो दिख रहा है ना, इस तरह डायरेक्शन आपको अपवर्ड मिला है, अंगूठा जिस ओर जाता है वही डायरेक्शन होता है उस रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इस तरह से गए, दस ये मिल गया। इस तरह से फ्रेंड्स ये राइट हैंड सिस्टम जनरेट कर देता है। एक तो आपको वेक्टर मिल गया ये ऊपर की तरफ, ओके, जो कि रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी, और ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तीनों वेक्टर। तो ये जो डायरेक्शन बताएगा यानी एन, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर है।
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, ए बी एन फॉर्मिंग ए राइट हैंड सिस्टम बना लेते हैं ये, और राइट हैंड सिस्टम की हेल्प से हम लोग जो है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अब इसको आगे समझते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्री में क्या दिखाना चाहता है, मतलब डायग्रामेटिकली क्या दिखाना चाहता है क्रॉस बी। तो इसको समझो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, ये क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स ट्वाइस द वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द वेक्टर ए एंड बी इट्स एडजेसेंट साइड। तो ये बोल रहा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि ए क्रॉस बी ये दर्शाता है कि अगर किसी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड ए और बी है तो इनके द्वारा जो एरिया जनरेट होगा वो 2 टाइम्स होगा, मतलब 2 गुना जनरेट होता है इससे एरिया। तो ए क्रॉस बी इसका कहने का मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया। ठीक है, अब देखो एडजेसेंट साइड यहाँ पे दिया है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 2 वेक्टर है और 2 वेक्टर इस तरह से हैं कि वो ट्रायंगल के 2 एडजेसेंट साइड बन रहे हैं। सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, 2 एडजेसेंट साइड बन गए, और तीसरा वाला ऐसा कर लिया, तीसरा वाला अपने से बना लिया, बस 2 आपको बता रहा है कि 2 एडजेसेंट साइड है, मतलब दोनों साइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देखो जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। तो जो ए क्रॉस बी होगा, तो जो ए क्रॉस बी होगा फ्रेंड्स, वो बोल रहा है कि इस वेक्टर के एरिया का 2 टाइम्स होगा। मतलब ए क्रॉस बी ये दिखाना चाहता है कि किसी वेक्टर ए क्रॉस बी ये दिखाना चाहता है कि किसी ट्रायंगल का एरिया का 2 टाइम्स ये ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशंस है। अब यहाँ पे देखो आसानी से समझ में आएगा इसको आपको। देखो, इफ़ मान लेते हैं एन यूनिट वेक्टर विद अ नॉर्मल टू द प्लेन, मान लेते हैं कि एन एक यूनिट वेक्टर है जो कि प्लेन के नॉर्मल है, मतलब जिसमें ए बी लाई कर रहे हैं, जो जिसमें ए बी वेक्टर लाई कर रहे हैं उसके जस्ट नॉर्मल है, उस पर नॉर्मल पड़ रहा है। जिस प्लेन में ये दोनों लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है एन यूनिट वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी है, ओ ए बी ट्रायंगल। तो ए क्रॉस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने अभी सीखा ए बी साइन थीटा एन, अभी हमने सीखा ना ए क्रॉस बी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, तो इसमें ऐसा भी हम लिख सकते हैं, 2 × 1/2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कट जाएगा तो फिर फाइनली आपका यही आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हाफ ए बी साइन थीटा, तो जो ए बी साइन थीटा है एक्चुअल में ये जो है बी का कंपोनेंट है, जो बी वेक्टर है ना इसका कंपोनेंट है। जो देखो जो बी वेक्टर इस एक्स के साथ, ये जो सपोज करो एक्स है तो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा होगा, तो ये जो ऊपर वाला होगा बी साइन थीटा होगा। तो क्या होता है आप जानते हो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इंटू बेस होता है, 1/2 इंटू बेस। यार देखो एरिया का जो ट्रायंगल ऑफ एरिया जो होता है फ्रेंड्स 1/2 हाइट, ठीक है, हाइट इंटू क्या होता है बेस होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे हाइट यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है, बी के कंपोनेंट मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो बी साइन थीटा हो गया, तो हाइट बी साइन थीटा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाइट के तौर पे बी साइन थीटा काम कर रहा है और बेस के तौर पे ए काम कर रहा है, ठीक है। तो जो छोटा वाला है ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है यानी लेंथ है, तो ए वेक्टर का लेंथ ए है, और ये जो आपका बी वेक्टर का इस लाइन में जो कंपोनेंट है उसका बी साइन थीटा। तो देखो हाफ इंटू आपका ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, तो ये फॉर्मूला पे सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये जो एरिया हो गया यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसका एरिया हो गया ये पूरा, और 2 आपका यहाँ पे आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया ना ओ ए बी का 2 टाइम्स आ गया एरिया। तो एक्चुअल में ए क्रॉस बी आपको 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखाता है और कुछ नहीं, मतलब ये इसको एरिया डायरेक्टेड वेक्टर भी बोलते हैं, मतलब एरिया निकालने का वेक्टर, एरिया निकालने वाला वेक्टर। तो इक्वल टू यहाँ पे 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एन हटाया तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि किस तरफ से आप जा रहे हैं, आप ओ से लेके ए, देखो ठीक है ना, इस तरफ से आप जा रहे हैं ओ टू ए, ओ देखो ओ ए वेक्टर, उसके बाद बी, उसके बाद इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ से। ये सिंपली डायरेक्शन आपको डिनोट कर रहा है जो लाइन है आपका, क्योंकि ए ने यहाँ पे हटा होगा तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा जिससे डायरेक्शन पता चले कि एक्चुअल में क्या डायरेक्शन है उस एरिया का।
वो जो यूनिट वेक्टर है आपका वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, मतलब ये जो एरिया बनेगा इससे, जैसे ये देखो ये आपको वेक्टर है, दो वेक्टर यहाँ पे ए है और ये बी है, तो इससे एरिया बन रहा है आपका ये वाला। तो इसका जो क्रॉस होगा ए क्रॉस बी जो होगा, मतलब एरिया ऑफ जो वेक्टर होगा, तो वो आपका जो ए क्रॉस बी होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस पे 90 पे आके गिरेगा इस पे, ठीक है। ये आपका एन है यूनिट वेक्टर इस तरह से, क्योंकि जो फ्रेंड्स जो एरिया होगा आपका 2D में ही होगा, ये तो आपका एरिया 2D में आ गया, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द प्लेन जो आपका वहाँ पे होगा परपेंडिकुलर जो उस पर गिरेगा वो तो 3D जनरेट कर देगा ना, वो जो डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में। ये तो एक्स वाई में मान लो हो गया, एक्स में हो गया ये, एक्स में ये हो गया, ये वाई में हो गया, लेकिन ये जो गिरेगा इस पर 90 पे गिरेगा तो जो है जेड एक्सिस क्रिएट कर देगा, इसी कारण से ये पूरी तरह से 3D में हो जाएगा। छोड़ो इतना मत समझो, समझो बस इतना कि सिंपली ए क्रॉस बी फाइनली रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ वेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो भी टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देता है। अब आगे समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रिजल्ट्स है, उसको समझते हैं, ये आपको बहुत यूज आएगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव, तो जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। कम्यूटेटिव करने का मतलब है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, दोनों अपने आप में अलग है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो सकता है, लेकिन इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं हो सकता। मैंने बताया आपको कि एक रिजल्टेंट जो इसका आता है वो एक वेक्टर आता है, तो जब वेक्टर आएगा तो उसके लिए आपको प्लस माइनस होना ज़रूरी है, ठीक है, डायरेक्शन होना ज़रूरी है। तो इसके लिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा। ओके, अब इसका देख लो ऐसे क्यों होता है। तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। बी क्रॉस ए का मतलब हुआ ए बी साइन थीटा माइनस में, ठीक है, थीटा जो होगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ए से बी जा रहा था, बी से ए जा रहा हो तो पीछे जा रहा हो ना, ए से बी गए आगे, अब बी से ए जा रहा हो जस्ट उसके पीछे, तो साइन चेंज होगा उसका, तो माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पे माइनस ए बी साइन थीटा, ए डायरेक्शन बता रहा है, और इक्वल टू आपका हो जाएगा टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए मतलब बी से लेके ए जा रहे हो, ठीक है। इसमें आप जा रहे थे ए से लेके बी, और इसमें जा रहे हो बी से लेके ए, तो ये आपको दिखा। अगला प्रॉपर्टी समझते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर टू बी पैरेलल इज दैट देयर वेक्टर प्रोडक्ट शुड बी जीरो। तो देखो सफिशिएंट कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन टू नॉन जीरो वेक्टर का पैरेलल कंडीशन में तभी होगा जब उनका प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो समझेंगे कि वो वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के। 0 डिग्री का मतलब है कि थीटा वहाँ पे 0 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो 180 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री ऐसे हो गया, मतलब एक के ऊपर एक वेक्टर, जिससे ए वेक्टर इस पे भी है और बी वेक्टर भी इसी पे है, तो ये 0 डिग्री एंगल पे है। 180 डिग्री कहने का मतलब है कि ए वेक्टर इस साइड है और जो बी वेक्टर इस साइड है, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस दोनों कंडीशन में ही जो है ए तो क्रॉस बी इक्वल टू 0 तभी होगा, ठीक है। तो पैरेलल के केस में ये देखो दोनों कंडीशन में पैरेलल बन रहा है, तो पैरेलल तभी समझेंगे जब ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, और ए क्रॉस बी 0 तभी आएगा जब थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ए कहने का मतलब नहीं है कि ए 0 कर दो या बी 0 कर दो तो भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है ए और बी आपको 0 नहीं करने हैं। ए बी 0 नहीं करोगे तो आपको साइन के यहाँ पे मान से ही सब कुछ होगा, तो साइन 0 डिग्री होगा तब 0 हो सकता है, और साइन 180 डिग्री होगा तभी 0 हो सकता है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे ज़रूरी है पैरेलल होने के लिए दो वेक्टर का। तो ए क्रॉस ए बी मतलब वही सिंपली से बात है कि एक वेक्टर अपने आप में 0 डिग्री पे ही होता है, खुद के वेक्टर से मतलब स्वयं के वेक्टर से खुद मल्टीप्लाई करोगे तो भी उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। आगे समझते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। फॉर द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायल आई जे के वी हैव रिलेशंस। तो आपके पास जो है सपोज करो तीन ट्रायल हैं, तीन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हैं आई जे के,
ऑर्थोनॉर्मल मतलब ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, सब 90 डिग्री पे है। आई जे के 90 पे है, जे के 90 पे, के आई के 90 पे, सब 90 डिग्री पे है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। अब देखो यहाँ पे कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं, बहुत यूज़ होगा, बहुत, इसको तो आप माइंड में सीट ही कर लो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। देखो किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से क्रॉस करोगे तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो आएगा, ये याद रख लो। क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो सब 0 का डालेगा। तो इस तरह से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री होगा, इसलिए 0 होगा। अब यहाँ पे दूसरा है कि आई को जे के साथ क्रॉस करोगे तो के आएगा, और जस्ट उसको प्लट दोगे, जे के साथ आई करोगे तो माइनस के आएगा। मैंने आपको बोला कि इसमें साइन मायने रखता है, ठीक है। सीधा चलोगे, देखो सीधा यही है, आई जे के, ये चलने का तरीका है, आई से लेके जे, जे से लेके के से लेके आई, यही सही डायरेक्शन है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज राइट डायरेक्शन। इसमें आप चलोगे तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जस्ट इसके उल्टा चलना स्टार्ट करोगे, मतलब क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करोगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। आई जे के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस अगर जो है उल्टा चला, के जे आई चला, तो नेगेटिव आएगा रिजल्टेंट। देखो आई के साथ क्रॉस किया, जे को तो किया है, अब उल्टा कर दिया, जे के साथ आई किया क्रॉस तो माइनस किया गया, ठीक। उस तरह से जे से के गए आप, ठीक है। देखो आई से लेकर जे गए और जे से लेकर के गए, तो जे से लेकर के जाओगे तो आई आएगा, लेकिन जैसे ही के से लेकर जे जाओगे उल्टा तो माइनस आई होगा। सेम उस तरह से के से लेकर आई जाओगे, के से लेकर आई तो आपका जे आएगा, और जैसे ही आई से लेके जाओगे तो माइनस से आएगा, जस्ट उसका उल्टा। तो फ्रेंड्स ये याद रखना बहुत ही आसान है, ये डायग्राम माइंड में रखो और कुछ नहीं। और डायग्राम अगर माइंड में नहीं याद आ रहा तो सिंपली घड़ी देख लेना, घड़ी देख के ये देखना कि जो कांटा है उसका जो सेकंड का, चाहे जो भी है, जो मिनट घंटा जो भी कांटा है, वो जस्ट उल्टे दिशा में चल रहा है कि नहीं। उल्टे दिशा कहने का मतलब है, अब उसको उल्टे दिशा में चलाने मत लगना, मेरा कहने का मतलब है कि घड़ी चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है, तो जस्ट उसके उल्टा मान लेना, ठीक है, जस्ट उसके उल्टा मान लेना। और उल्टा जैसी माइंड में आए तो वही समझना वही सही डायरेक्शन है वेक्टर को सॉल्व करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए, बस उसी को माइंड में लेकर काम कर लेना। अब उसको भी मान लेना, ये आई, ये आपका आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, इस तरह से। तो आई जे के इतना याद रखो, आई जे के तो सिंपल है ना, आई के बाद जे आता है, जे उसके बाद जे के बाद के आता है, ये भी तो ऐसे ABCD से भी याद रख सकते हो यार। जैसे ही आप जो के करोगे उसके बाद जे करोगे तो वो उल्टा हो गया ना, अब उल्टा ABCD पढ़ रहे हो तो उल्टा पढ़ोगे तो डायरेक्शन भी उल्टा आएगा, इस तरह से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फोर देखो, रिलेशन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये रिलेशन आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स में आए, तो इसको थोड़ा माइंड करो, याद रखना इसको, क्या रिलेशन है। देखो ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, स्क्वायर है इस पर तो स्क्वायर कर दिया। अब इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा को अंदर ब्रैकेट में डाल दिया, सिंपली है, मतलब स्क्वायर किया ना इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस का थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को छोड़ा कॉस का थीटा को लिख सकते हो और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला है हम लोग जानते हैं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ 1 के साथ हुआ तो ये आ गया, फिर इसको इसके साथ किया, ठीक है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर इसमें मैंने पूरा ब्रैकेट लेके स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए बी साइन थीटा है तो अब ए बी साइन थीटा मैंने क्या पढ़ा अभी को, ए क्रॉस बी है एक्चुअल, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब लोग एन क्यों नहीं लगाया, तो हमें डायरेक्शन नहीं निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है अभी, ठीक है। एन तो आपको डायरेक्शन बताता था ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, ए क्रॉस बी को इस साइड ले जाओगे और ए डॉट बी को इस साइड लाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका एक तरह से रिजल्टेंट ही हो जाएगा, लेकिन हमें ए क्रॉस बी निकालना है क्योंकि ए क्रॉस बी ही हम सीख रहे हैं ना, हम तो क्रॉस सीख रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का देखेंगे क्या रहा। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अब ये जो है ये देखो ये जो छोटा वाला ये होता है वो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, तो आप ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का
स्क्वायर। दोनों का मीनिंग सेम ही है। वैसे भी किसी वेक्टर का अगर जो है स्क्वायर कर दी तो उसका सिंपली कुछ और नहीं मैग्नीट्यूड ही होता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखो बड़ा वाला छोटा वाला कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ही आएगा वेक्टर का। तो इसका बी ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट है, ठीक है। ये रिजल्ट आया, किसके बीच रिलेशन आया, स्केलर और स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बीच रिलेशन आया, ये माइंड रखना। आगे देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं दो वेक्टर के, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, यानी जोड़ के क्रॉस करो या क्रॉस करके जोड़ो, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ के क्रॉस करोगे या क्रॉस करके जोड़ोगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से पहले कोई भी कर सकते हो। आगे देखते हैं, एनालिटिकल एक्सप्रेशन फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखो एनालिटिक एक्सप्रेशन किस तरह से देंगे, मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम किस तरह से वेक्टर को लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। तो सपोज करो ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है। ए वेक्टर का ये रहा कंपोनेंट a1i प्लस a2j प्लस a3, बी का b1i प्लस b2j प्लस b3 के। इसको ए क्रॉस बी लिखने का ये तरीका है, यहाँ पे देखो ऊपर आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो ये जो है डिटरमिनेंट का साइन है। तो फ्रेंड्स ए क्रॉस बी जो हम डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से ही निकालते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है, बार बार आपको यूज़ करने को मिलेगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसे माइंड में हमेशा रखना, ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस होता है डिटरमिनेंट। ऊपर आई जे के आपको लिखना है और जो ए का कंपोनेंट है लिख देना है। जी देखो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए लिख रहे हो, पहले ए लिख रहे हो तो पहले आपको ए का लिखना है कंपोनेंट, उसके बाद बी का आप नीचे लिखना है, तो ये लिखना है। और डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आपको आती ही है, कैसे करना है ये हमने कम्प्लीटली पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में। तो ये आपका डिटरमिनेंट एक्सप्रेशन इस तरह से एनालिटिक एक्सप्रेशन होता है। दो वेक्टर का क्रॉस निकालना हो तो डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से निकालते हैं। ये कंप्लीट थियरी है फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट थियरी हो जाता है प्रॉब्लम 3.3 का। अगर हम लोगों ने सारा चीज़ ढंग से समझा है तो प्रॉब्लम करने में कोई समस्या नहीं आएगा, आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स थ्योरी करने के बाद हमारे पास समय बच गया, तो चलो प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। 3.3 प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू बोथ वेक्टर 4i माइनस जे प्लस 3k एंड माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k। फाइंड ऑल्सो द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हम आपको दो वेक्टर दे रहे हैं, एक ए वेक्टर दे रहे हैं और एक बी वेक्टर दे रहे हैं। इन दोनों की सहायता से हमें एन निकाल के दीजिए, जो हम बता रहे थे यूनिट वेक्टर, और नॉर्मल यहाँ पे दिया, मतलब 90 डिग्री का होता है ना, एक क्रॉस बी क्या होता है 90 होता है, ये निकाल के दीजिए। और एक और दोनों के बीच जो एंगल होगा वो थीटा निकाल के दीजिए। चलो करते हैं। तो जो वेक्टर पहले गिवन है उसे हम लिख लेंगे। तो गिवन, तो जो पहला वेक्टर दिया उसे ए मान लेते हैं, ए, तो ए इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के। दूसरा आपका बी मान लेते हैं 6i माइनस 3j प्लस 2k। दो वेक्टर मिल गया। अब देखो फ्रेंड्स हमें यूनिट वेक्टर एन निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, एन कैप मिलेगा। तो इसका पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 4 4 4 आपका यहाँ पे 4 और 1 एक आपका, अरे 4 दूनी 8 1 9। और सेम इस का भी देख लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का 36, 3 का 9 और 2 का 4। इसको पूरी तरह से जोड़ोगे तो यहाँ पे 49 आएगा, ठीक है। 49 का 7 होता है, तो ये 7 आ गया। अब हम यहाँ से n निकालने जाएंगे। तो n एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स, ये जो क्रॉस b है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये n ऐसे ही आएगा, तो a क्रॉस b का जो है इन होगा। तो ये जो आएगा वेक्टर उसको हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से। तो हमारा जो
जो रिजल्ट आएगा। तो अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए कैसे, मैंने आपको बताया था, डिटरमिनेंट फॉर्म बताया था अभी। तो ऊपर लिखा आई जे के, फिर ए का कंपोनेंट। तो ए कंपोनेंट 2 है और -1 है। तो 2 और -1, यहाँ पे देखो माइनस के है तो कुछ नहीं, तो 1 है। तो जो इसका नंबर्स होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो ही लिखते हैं, 2 2 -1। अब सेम इसका बी उसके बाद है। तो बी का आपका 6 है, -3 है, 2, 6 -3 2। ओके, अब हम डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं। ये पूरा लाइन है फ्रेंड्स डिटरमिनेंट का। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। इस फर्स्ट रो की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट रो की ओर चलेंगे तो आई और दिस ई वाला गायब और इसको से मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 आपका 4 और -3 × -1 आपका हो जाएगा 3, तो -3 होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो इस पे जाएंगे तो प्लस के साथ माइनस, इसका साइन हो जाएगा माइनस। अब इसमें से ये गायब, ये वाला गायब, तो ये बचा 2 × 2 4 और 6 × -1 आपका हो जाएगा -6, और यहाँ से एक माइनस ऑलरेडी होता है तो +6। अब इस लाइन की ओर जाएंगे तो दिस और दिस, तो ये आपका प्लस प्लस माइनस प्लस, ओके, तो प्लस होगा इसका, और दिस गायब। तो 2 × 3 2 × -3 आपका कितना हो गया, -6 और 6 दूनी के 12 -12। ओके, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 3 गया तो ये आपका 1 आएगा आई। यहाँ से 6 4 आपका 10 हो गया 10J, और यहाँ से 6 12 आपका 18 हो गया और -18K। तो यहाँ से हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। तो हमने सिर्फ ए क्रॉस बी निकाला है फ्रेंड्स, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं निकाला। अभी नीचे वाला निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो ये आपका ए क्रॉस बी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जो इसका डायरेक्शन रेशियो इसका स्क्वायर करेंगे तो -10 का स्क्वायर और -18 का स्क्वायर। तो क्या होगा, ये जब सबको जोड़ोगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 और 18 का स्क्वायर जो है 324। तो आपका टोटल इसको जोड़ोगे तो 425, और इसको करोगे तो फाइनली जो है सॉल्व करोगे फ्रेंड तो ये ऐसा कुछ आएगा, 517 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर n परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए बी के परपेंडिकुलर। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अभी हमने निकाला ना n कैप, तो उसके लिए हमने अभी क्या लिखा, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो देखो ए क्रॉस बी भी हम लोगों ने निकाल रखा है। तो ए क्रॉस बी क्या है फ्रेंड्स, देखो ए क्रॉस बी आपका ये वाला है। तो लिखेंगे इसको आई -10J -18K, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है 517। तो 517। अब चाहो तो इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/517 आई -10/517 J -18/517 के, इस तरह से भी लिख सकते हो n कैप। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक आपका आंसर हुआ ना, इसमें 2 है। एक आपको एंगल भी निकालने हैं, ए और बी के बीच एंगल भी निकालने हैं। चलो उसको भी निकाल लेते हैं। तो दूसरा निकालते हैं फ्रेंड्स एंगल। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इफ़ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच जो थीटा सपोज करते हैं एंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने डिफाइन किया था ना फ्रेंड्स कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड का साइन लगा दिया। तो मैग्नीट्यूड का साइन लगाया तो यहाँ पे एन तो गायब हो जाएगा ना, एन का। हम तो मैग्नीट्यूड सिर्फ देखेंगे, हमें तो थीटा का चाहिए, थीटा, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड लगा दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी तो हम लोगों ने निकाल रखा है, कितना 517।
ए भी निकल भी सका, ये छोटा वाला मतलब ए का मैग्नीट्यूड, और बी वाला छोटा वाला भी मतलब बी का मैग्नीट्यूड, तो देखो वो भी निकाल रखा है, ये देखो, ठीक है, ये एक्चुअल में छोटा ए है और ये छोटा बी है, तो ये आपका 3 आया छोटा ए, और ये आपका 7 आया, तो यहाँ पे लिखो 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 517 डिवाइड बाई 21, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा इक्वल टू 517 डिवाइड बाई 21, तो थीटा इक्वल टू आपका आ गया फ्रेंड्स साइन इनवर्स 517 डिवाइड बाई 21, तो ये आंसर हो गया फ्रेंड्स, थीटा भी निकल गया। दूसरा क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम सो दैट थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो फ्रेंड्स आपको कहना है कि ए और बी जो है यूनिट वेक्टर है और थीटा उनके बीच का एंगल है, तो आपको ये दिखाना है कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये प्रूव करना है आपको। तो आप ये वाला साइड लो और वाला साइड को प्रूव कर दो। तो क्वेश्चन है, तो जो गिवन है उसे लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर and theta is the angle between them, तो थीटा उनके बीच का एंगल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव, देखो जो हमें दिया हुआ है और जो हमें प्रूव करना है वो चीज़ें हमें लिखनी होती है, हैव टू प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ओके। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे यूनिट का साइन देंगे जो कि कैप होता है, तो इस साइड लेंगे और इस साइड को प्रूव करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हाफ को अभी नहीं ले रहे हैं, हम सिंपली जो है ए माइनस बी को ले रहे हैं कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए कैप लगाएंगे इसके ऊपर। देखो बुक में कैप नहीं लगाया है, उसने तो सिर्फ आपको ए और बी दिया है, अब कैप लगाओगे अपना रूल कौन सा, लेट ए कैप माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अब देखो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं इसके ऊपर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, उस पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस है इसलिए माइनस 2 ए बी, तो ए पे कैप बी पे कैप, ओके, और 2 ए बी, तो 2 ए बी मतलब इन दोनों का डॉट, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना फ्रेंड्स, पता है ना आपको ए डॉट बी क्या होता है, देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है, जो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है छोटा वाला और बी वेक्टर का छोटा वाला बी मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए ए बी कॉस थीटा होगा ये। अब देखो हालांकि ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका वैल्यू 1 आएगा और इसका भी वैल्यू 1 आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आता है, ये आपको पता है, यूनिट मतलब 1 होता है, तो जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का 1 आएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। 2, अब यहाँ पे भी आपका ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये आपका 1 आएगा, देखो स्क्वायर होगा लेकिन स्क्वायर से क्या फ़र्क पड़ता है, 1 पे स्क्वायर मतलब 1 ही होता है सिंपली, इसलिए मैंने 1 लिखा था, ठीक है। तो 2, अब ए का मैग्नीट्यूड जो कि यूनिट वेक्टर है ये इसलिए 1 आएगा, बी का मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर है इसलिए 1 आएगा, ऐसा गिवन है, ठीक है, कॉस थीटा। अब 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, अब यहाँ से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन करो 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो फ्रेंड्स ये फार्मूला होता है आपका यहाँ पे, तो ये फार्मूला है एक्चुअल में 2 1 माइनस ई कॉस थीटा का फार्मूला, देखो दिखाता हूँ आपको। तो देखो फ्रेंड्स ये फार्मूला है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस थीटा है, 2 थीटा नहीं है, तो यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ पे 1 होता, ठीक है, 2 है तो इसलिए 1 है, तो यहाँ पे देखो जो चीज़ यहाँ पे है उसके जस्ट यहाँ पे आधा है, 2 है तो 1 है, तो यहाँ पे अगर जो है 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाफ रहेगा कि नहीं रहेगा, जस्ट आधा हो जाएगा। तो सेम वही यहाँ पे करना है आपको,
cos थीटा आपको यहाँ पे करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब आपको 2 1 माइनस, ये माइनस को अंदर ले जाना है तो 1, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 1 खत्म हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे हमारा क्या था, इधर से जो चलता आ रहा था ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के मैग्नीट्यूड, तो ये कैप किया है, तो ये जो है स्क्वायर इसके ऊपर डालो, तो a माइनस बी, तो स्क्वायर इस साइड गया तो ये 4 का 2 हो गया, और साइन स्क्वायर जो है तो सिर्फ साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा। स्क्वायर देखो ये 2 हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा। एक्चुअल में जब स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो ये अंडर रूट में जाएगा, तो अंडर रूट में 4 बाहर आ जाएगा 2, और साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो ये हो गया आपका। अब इसका करोगे 2 को इस साइड भेज दो, तो 2 को जैसे इस साइड भेजोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और a कैप माइनस बी कैप इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। ओके, अब इसको अरेंज करो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो साइन थीटा को इधर लिखो, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 a कैप माइनस बी कैप। तो शायद हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो ये आंसर है। तो फ्रेंड्स ये आज इतना ही करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी बचे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कर लेंगे हम लोग। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।